स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। कल्पना कीजिए एक ऐसे मुकदमे की जो जब दायर हुआ तो भारत में रंगीन टेलीविजन आया ही आया था। राजीव गांधी की सरकार चल रही है, बहुत से यूपीएससी के एजुकेटर पैदा भी नहीं हुए, स्टूडेंट का तो भूल ही जाइए। वो मुकदमा अगर अब भी लंबित हो तो क्या कहेंगे। दूसरी कल्पना करते हैं कि एक गरीब है जिसके घर के पास बुलडोजर खड़ी है, रात में उसके पास कोई वकील भी नहीं है, रात में कोर्ट भी नहीं चालू है, बुलडोजर उसके घर को बुलडोज कर देती है, गिरा देती है। सुबह का समय है, उसके पास सिर्फ मलबा बचा है और वो पूछता है उस न्याय प्रणाली से कि क्या यह न्याय प्रणाली सिर्फ दिन में ही काम करती है, रात में काम नहीं करती। ऐसे कितने ही प्रश्न हैं जुडिशरी से जो आपको भी पूछने चाहिए। जुडिशरी खुद से कई बार इन प्रश्नों को सुओ मोटो कॉग्निजेंस, सुओ मोटो संज्ञान लेके उस पर अमल करने का प्रयास भी करती है, लेकिन अभी भी 96,000 से ज्यादा ऐसे केसेस हैं जो इस दिशा में बताते हैं कि बहुत पेंडेंसी है। 3 दशक 4 दशक के बहुत सारे केसेस हैं। कुछ दिनों पहले हमने न्यूज पढ़ी थी कि 54 साल बाद एक व्यक्ति को रिहा किया गया। 54 साल से वो अंडर ट्रायल था, उसकी पूरी जिंदगी निकल गई, 3 लाख का मुआवजा मिला था उसे। ऐसे बहुत से केसेस हैं और ऐसे बहुत से एंगल्स हैं जिन पे ध्यान दिया जाना जरूरी है। लेकिन हाल ही में कुछ बड़ा हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI सूर्यकांत साहब ने कुछ बड़े बदलाव की बात की है। आज उस बदलाव पे ही हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या है पृष्ठभूमि। हर एक एंगल पे, हर एक आयाम पे, दृष्टिकोण पे हम आज बात करेंगे, ठीक है। इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, बस बताता चलूं, ये मेरा टेलीग्राम है, टारगेट UPSC बाय विकास सिंह। स्कैन करके जुड़ जाइए। ये PDF UPSC डिस्कशन, मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर, सबकी बात यहां पे होती है। इट्स विकास लाइव इंस्टाग्राम, यहां पे भी आपका स्वागत है, यहां पे भी जुड़ जाइएगा। बस एक चीज बताता चलूं कि स्टडी IQ में इस समय हमारे अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत प्रीमियम त्योहार चल रहा है। लीस्ट प्राइस पे, यानी कि 7,999 पे आपको हमारे बैचेस मिल जाएंगे, और वो भी बैचेस जो स्मार्ट टेक्निक से इंटीग्रेटेड है। तो मेरा कोड जो विकास लाइव फ्लैश कर रहा है, इस कोड का इस्तेमाल कीजिए और मैक्सिमम डिस्काउंट का लाभ उठाइए। आगे बढ़ते हैं। ये बात जिसकी शुरुआत मैंने की कि चाहे दशकों पुराने इंतजार की बात करें या आधी रात के संकट की बात करें, जुडिशरी के पास इसका कोई जवाब नहीं था और बार बार जुडिशरी की लानत मलानत की जा रही थी। लेकिन अब हुआ क्या कि CJI साहब ने कहा कि नहीं, हम इसके लिए कोई सॉल्यूशन खोजते हैं। हालांकि हम इस सॉल्यूशन की जड़ में भी जाएंगे कि क्या यह वास्तविकता में यह सॉल्यूशन सस्टेनेबल है। जैसे CJI साहब ने कहा कि हम 4 बेंच जो हैं उनको स्थापित करेंगे ताकि दशकों पुरानी जो सुनवाई है, जो अटकी हुई है, सिविल कोर्ट हो या क्रिमिनल केसेस हो, दोनों की सुनवाई हो सके। दूसरा, 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन हम ऐसे मानक बनाएंगे कि कोर्ट चलती रहे। 2 प्रकार की बातें की गई हैं। इस सस्टेनेबिलिटी पे भी हम बात करेंगे कि कितना ये वाजिब है, कितना नहीं है ना। तो यानी कि और भी इस प्रकार की केसेस ना आए जहां पे 40-45 वर्षों से मुकदमा चल रहा है, या ऐसे केसेस ना आए कि चूंकि रात में कोर्ट बंद है तो रात में ही चीजों को डिमोलिश कर दिया गया या किसी के साथ अन्याय हो गया। ठीक है, पहले हम बात करते हैं, अगर हम केसेस की पेंडेंसी की बात करें तो लगभग अभी भी ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास, 96,045 के आसपास केसेस, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, पेंडिंग है, जिनमें से लगभग 74,000 के आसपास मामले सिविल हैं और लगभग 21,800 के आसपास मामले क्रिमिनल केसेस के, है ना। और अगर देखा जाए तो सिविल में सबसे पुराना मामला लगभग 40 वर्षों पुराना है और क्रिमिनल में देखा जाए तो लगभग 35 वर्ष पुराना है ना। साथ में बात कर लें तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो लगभग 30 से ज्यादा वर्षों से लंबित हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो एक सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 8 से 9,000 ऐसे मामले हैं जो 10 से 20 वर्षों से पेंडिंग है। 20 वर्ष बड़ा समय होता है। हमको लगता है कि 1 साल 2 साल 3 साल में निर्णय हो जाता है तो लगता है जल्दी हो गया। सोचिए 20 साल 25 साल कितना ज्यादा समय है। और बड़ी बात क्या है कि हाँ, अगर आप कोविड के बाद से देखें तो कोविड के बाद से जो उछाल आया है, खासकर आप देखें 2025 में बहुत सारे मुकदमे आ गए। तो यूं तो जुडिशरी सॉल्व करने का प्रयास भी कर रही है, लेकिन जितने केसेस वो सॉल्व करती है, निर्णय आते हैं, उससे ज्यादा केसेस
पेंडिंग हो जाते हैं। हम इस पर भी बात करेंगे, जिसे हम यहां पे पेंडेंसी पैराडॉक्स कहते हैं। पेंडेंसी पैराडॉक्स क्या होता है कि जुडिशरी हर संभव कोशिश करे, उसके बावजूद भी जो पेंडिंग केसेस वो बढ़ते जाएं, मतलब जितने केसेस में निर्णय हो रहा है उससे ज्यादा केसेस लाइन में लग जा रहे हैं, है ना। अगर हम यहां पे देखें तो क्या है कि मामलों का जो इनफ्लो है, जो केसेस का इनफ्लो है, वो बहुत ज्यादा है। जब तक रिजल्ट आता है तब तक केसेस जुड़ जाते हैं, ठीक है। और खासकर अगर हम देखें तो महामारी के बाद से, यानी कि कोविड के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फास्ट काम किया है, लेकिन फिर भी अगर 96,000 केसेस पेंडिंग हैं और पेंडेंसी रेशियो बढ़ता जा रहा है, पेंडेंसी पैराडॉक्स बढ़ता जा रहा है, तो ये कंसर्न का विषय है, ठीक है। तो हम कह रहे थे कि नए मुकदमों जो है उनके आने की जो रफ्तार है वो निपटाए जाने की रफ्तार से कहीं ज्यादा है और पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, ठीक है क्या। थोड़ा सा हम एक बार सुप्रीम कोर्ट की वर्क प्रणाली की बात करें तो सोमवार और शुक्रवार की अगर हम बात करें, ठीक है, सोमवार और शुक्रवार को मिसलेनियस डे माना जाता है, क्योंकि सोमवार में नई फाइलिंग होती है, जजेस बहुत व्यस्त होते हैं, प्रारंभिक सुनवाई यहां पे होती है, तो जजों पे बहुत दबाव होता है। शुक्रवार के साथ भी होता है कि अगले हफ्ते के लिए नई फाइलिंग होती है, यहां पे भी काफी दबाव होता है। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को हम नॉन मिसलेनियस डे कहते हैं, ये उनकी लैंग्वेज में, जहां पे विस्तृत दलीलों वाले जो मुकदमे होते हैं, पुराने और नियमित मामले जो होते हैं, उनको आरक्षित किया जाता है, उन पे बात की जाती है। मतलब सोमवार को और फ्राइडे को यहां पे नए केसेस की फाइलिंग होती है और दबाव बहुत होता है, तो इनको नहीं छेड़ा गया। बेसिकली मंगलवार, बुधवार और गुरुवार की बात की जा रही है कि जिन विशेष बेंचेस की बात की है, जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे, वो इन 3 दिन बैठेंगी, यानी कि वो जो लंबे पेंडेंसी वाले मुकदमे हैं वो बेसिकली इन 3 दिनों में सुने जाएंगे और देखे जाएंगे। अब थोड़ा सा बेंचेस की बात कर लेते हैं। तो दो प्रकार की बेंचेस और टोटल 4 बेंचेस बनाई गई। वे बेंचेस जो सबसे पुराने सिविल मामलों को देखेंगी, न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच है और न्यायमूर्ति वीएन भट्टी की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच है। वो बेंचेस जो सबसे पुराने आपराधिक मामलों को, यानी कि क्रिमिनल केसेस को देखेंगी, वहां पे न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच है, न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की बेंच है। तो ये 4 बेंचेस जो है इनको ओपन किया गया है। उद्देश्य क्या है कि जो नई याचिकाओं की जो बाढ़ आ रही है, उनके बीच में जो पुराने केसेस हैं, जो वर्षों से लंबित हैं, उनको सॉल्व करने का प्रयास किया जाए, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या था कि एक थोड़ी सी डिबेट भी है। डिबेट वो ये है कि जो प्रशासनिक पक्ष है, यानी कि जो सॉलिसिटर जनरल का तर्क है कि इसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे लागू किया जाए, लेकिन जो सीजेआई साहब है वो चाहते हैं कि पूरे भारत में सभी कोर्ट्स पे लागू किया जाए, यानी कि हाई कोर्ट्स में भी लागू किया जाए। देखिए, आप सबको पता है कि जो हाई कोर्ट्स का जो डोमेन होता है वो उसी स्टेट के तहत होता है, तो हर स्टेट में हाई कोर्ट्स की वर्किंग थोड़ी अलग अलग किस्म की होती है। तो ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये ज्यादा हम कह सकते हैं कि तार्किक बात है कि सभी कोर्ट्स में भी यही कि 4 इस प्रकार के बेंचेस बन जाएं और 24/7 काम करें। यहां पे सॉलिसिटर जनरल साहब का कहना है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे लागू हो। इनके कोण भी हैं, उन्होंने कहा कि संघवाद, चूंकि हर स्टेट का वर्किंग अलग है और चीजें बदल जाएंगी, इश्यूज आएंगे, हर जगह पेंडेंसी इतनी ज्यादा नहीं है। खैर, कहीं ना कहीं तार्किक तरीका वही है जिसकी सीजीआई साहब बात कर रहे हैं, लेकिन इस तार्किकता में भी कुछ कोण छुपा है। जैसे जब हम अभी आएंगे, क्योंकि हुसैनारा खातून की बात अभी से नहीं है, 1979 का ये केस है, स्पीडी ट्रायल की बात की गई, जहां पे वर्षों, मतलब कुछ तो ऐसे केसेस थे जहां पे अगर उनको सजा हो जाती तो शायद 7 साल, 8 साल, 9 साल की सजा होती, पर वो 20-20, 25-25 साल अंडर ट्रायल रहे और वो सजा भुगतते रहे एक प्रकार से। मतलब वो केस जो पेंडिंग थे उसके कारण उनको ज्यादा सजा भुगतनी पड़ गई, निर्णय आ जाता तो जल्दी छूट जाते। इस प्रकार की बातें हुसैनारा खातून में कब से की जा रही हैं। मैं अपनी हर पॉलिटी की क्लास में जब अनुच्छेद 21 की बात करता हूं, स्पीडी ट्रायल की बात करता हूं, तो हुसैनारा खातून केस की बात करता हूं। यह केस बहुत पहले का है, लेकिन जब हम बात करते हैं अन्य केसेस की, जैसे अगर हम बात करें डीके बासु की, तो उनके दिशा निर्देशों में कहा गया कि राज्य की शक्ति के जो प्रयोग होता है वो दिन हो या रात संविधान की सीमा में होना चाहिए। मतलब अगर संविधान की किताब हमेशा खुली है तो हमेशा ही निर्णय होना चाहिए। लेकिन यह बात अभी तक जुडिशरी समझ क्यों नहीं रही थी, है ना। तो कहीं ना कहीं अनुच्छेद 21 जो है वो बहुत, जिसे कहते हैं, उसके सकारात्मक जो पर्सपेक्टिव है उस पर शायद बात की गई है, लेकिन बात किया जाना ही समाधान नहीं है। हम टेक्निकली देखेंगे कि कितना ये जो एक समाधान प्रस्तुत किया गया है ये कितना सकारात्मक हो सकता है ना। हम इस पे भी आएंगे, क्योंकि बीच में वैकेशन बेंच भी बनाई गई थी, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ था, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एक बार जस्टिस बाय जस्टिस देखते हैं कि किस प्रकार से ये पेंडिंग केसेस के मामले में सीरियस थे। जैसे हम सीजीआई यूएल की बात कर लें तो वो सख्त लिस्टिंग की, जल्दी लिस्ट की जाए, है ना, नई पुरानी सुनवाइयों के लिए एक सीमा तय की जाए। हम बात करें अगर डीवाई चंद्रचूड़ साहब की सीजीआई की, तो उन्होंने कहा कि
एक प्रकार से तकनीकी रूप से एकीकृत किया जाए और इनको एक विशेष अदालतों में काम लाया जाए। संजीव खन्ना कहते थे कि जो ऐसे केसेस हैं जो यूजलेस हैं उनको ही पहले छांट दिया जाए ताकि पेंडेंसी कम हो जाए। बीआर गवी साहब ने कहा कि इनके समय में 2025 में बहुत केसेस आए थे, तो कहीं ना कहीं ये उसमें उफनते नजर आए थे। उन्होंने कहा कि हम क्षमता को पे अगर काम करें, क्षमताओं को बढ़ाएं तो केसेस को सॉल्व कर सकते हैं। फाइनली सीजेआई सूर्यकांत साहब जो थे उन्होंने कहा कि पूरे राष्ट्र में सभी हाई कोर्ट्स में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी इस प्रकार की 4 बेंचेस को 24/7 के निर्णय को लागू किया जाए। तो एक क्रमिक रूप से बातें तो चल रही थी, ठीक है। हम अभी आएंगे जो आपके मन में एक प्रश्न है कि क्या यह संभव है या कितना तार्किक है। चलिए, अब अगर हम देखा जाए तो 24/7 की बात कर लें तो कहीं ना कहीं जो 24/7 की बात होती है ये कार्यपालिका पे एक स्वाभाविक अंकुश के तौर पर भी काम कर सकती है। क्यों? क्योंकि सुनिश्चित करता है कि अदालत बंद रहने के समय का दुरुपयोग अवैध गिरफ्तारी के निर्वासन के लिए न हो। और कई बार एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका इसी समय में इसलिए काम करती है क्योंकि शायद इस समय इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता है। दूसरी तरफ राज्यों के उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ नहीं, मैंने बताया कि मतलब वो इंडिपेंडेंट, वो अपने स्टेट के हिसाब से अपने जुडिकेचर को फॉलो करते हैं, तो वहां पे इस प्रकार के निर्णय को फॉलो कराने में थोड़े इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो जो इश्यूज हैं उन पे हमने बात की है ना। लेकिन और अगर हम देखें तो देखिए, जो सबसे बड़ी बात है जिस पे दरअसल मैं बात करना चाहता था वो ये है कि जो जुडिशियल रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, हम जो न्यायिक सुधार की बात करते हैं, वो सिर्फ इस प्रकार की बेंचेस बना देने से नहीं है। दरअसल दिक्कत हमको पता है कि जो जुडिशरी की हम बात करते हैं, जजेस की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, यानी कि जो न्यायाधीशों की संख्या की बात करते हैं, वो बहुत कम है। उस दिशा में हमें काम करना चाहिए। वो हम तो एडिशनल बेंचेस बना लें और ज्यादा जजेस को हम उसमें रख लें, मतलब जजेस की संख्या बढ़ाई जाए। जो फेक केसेस हैं, जो फॉल्स केसेस हैं, उनको शुरुआत में साइड कर दिया जाए तो शायद ज्यादा बेहतर हो सकता है। तार्किकता तब ज्यादा आएगी। बेंचेस बना के हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं जजेस के दबाव को और ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं। 24/7 करके क्या कर रहे हैं, वो ऑलरेडी काम करके इतने सारे केसेस से दबे हुए हैं, वो और ज्यादा फटीक में चले जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा न्याय तक पहुंचाने की एक्सेस टू जस्टिस की जब बात होती है तो केवल एक नीति नहीं, प्रवर्तनीय मौलिक अधिकार भी है। तो सुप्रीम कोर्ट को इस दिशा में भी सोचना चाहिए कि सिर्फ इस प्रकार की पॉलिसी को बना देना जरूरी नहीं है, यह मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। आपको इसके समस्त दृष्टिकोणों पे विस्तार से बात करनी होगी, इंक्लूडिंग दिस कि जजेस की संख्या बढ़ाइए और जजेस की संख्या बढ़ाने के साथ इस तार्किकता पे भी काम कीजिए कि जो फॉल्स केसेस हैं वो ना रजिस्टर हो सके या उनको शुरुआत में ही हम क्या कर सके, हटा सके, ठीक है। तो अगर हम देखें तो कुछ और चीजें हैं, जैसे जब हम 4 बेंचों के पुराने मामलों की बात कर रहे हैं कि पुराने मामलों पे काम करेंगे, तो नए मामलों में कौन काम करेगा। उसके अलावा ये जो सुझाव है कहीं ना कहीं वैसे ही है जिसको बैंडेज लगाते हैं ना, कि परमानेंट सॉल्यूशन नहीं, एक बैंडेज सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि जजों की रिक्तियां भरे बिना बेंचों को बढ़ा देने से हम उनको ही फटीग में डाल रहे हैं, थकान में डाल रहे हैं। एट द सेम टाइम हम व्यवहारिकता की बात करें तो क्या है कि 1 घंटे का रिस्पॉन्स टाइम जो है कि 1 घंटे में वो जो 24/7 काम करने वाली बेंच है, रात में भी केस आएगा तो 1 घंटे में रिस्पॉन्स देगी। यार हमारी जो प्रॉपर वर्किंग एग्जीक्यूटिव है उनको 4-4, 5-5 घंटे लग जाते हैं अगर बहुत फास्ट काम करें तो, अदरवाइज तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आराम से लग जाते हैं। वो कहां पे 1 घंटे में फिल्टर आउट करके निर्णय दे पाएंगी, नहीं दे पाएंगी। उसके साथ में एक रूपता की बात है। भारत में जरा जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में यहीं पे टाइप करते जाएं कि कितने हाई कोर्ट्स हैं। आप सबको पता है कि विभिन्न प्रकार के हाई कोर्ट्स, नॉर्थ ईस्ट में तो कुछ 2-2 स्टेट्स के एक हाई कोर्ट भी है। इतनी विविधता जब हमारे देश में है तो हाई कोर्ट्स में भी विविधता है। क्या सभी हाई कोर्ट्स में इसी प्रकार से इस प्रकार के निर्णय को लागू किया जा सकता है? क्योंकि सॉल्यूशन अच्छा है, लेकिन सॉल्यूशन जिस समय प्रस्तुत किया गया उस समय जजेस की संख्या कम है और इतनी विविधता को हम मैनेज करने की बात नहीं की गई। कहीं ना कहीं ये जो 4 पॉइंट आपको मेरे पीछे दिख रहे हैं ये बहुत ही तार्किक हैं कि हमें बैंडेड सॉल्यूशन पे नहीं, हमें अंतरिम मतलब डिटेल्ड सॉल्यूशन पे काम करना पड़ेगा, है ना। इस पे अगर बात की जाए, अब देखा जाए तो यहां पे क्या है, शॉर्ट में क्या हम बता सकते हैं कि उन्होंने समय तटस्थ न्याय की बात की है, जहां पे पुराने घावों को भी निपटाया जाएगा और तत्काल जो अन्याय हो रहा है उस पर भी रोकथाम की जाएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं कि न्यायपालिका के दफ्तर के घंटों की बात कर लें तो यार स्ट्रेंथ सीमित है, उसी स्ट्रेंथ में कितनी बार दोहराओगे और कितनी बार काम करोगे। तो जुडिशरी के सामने एक सॉल्यूशन यह भी हो सकता था कि वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ पे काम करते, डाइवर्सिटी को कैसे टैकल करना है उस पे काम करते और
लॉन्ग टाइम सॉल्यूशन पे काम करते। तो आगे की राह क्या है कि संस्थागत रूप से पुराने मामलों के लिए बेंचों के प्रयोग व्यवस्था को स्थायी बनाएं, अच्छी बात है। देन ई फाइलिंग, ईमेल, हेल्पलाइन को और सुदृढ़ बनाएं। फॉल्स केसेस, फेक केसेस को शुरुआत में ही निपटान करके हटा दिया जाए, इस पे काम किया जाए। न्यायिक रिक्तियों को भरा जाए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जजेस की संख्या होनी चाहिए, ठीक है, ठीक ठाक, जिस पे सॉल्यूशन हो सके। और उच्च न्यायालयों तक इसका विस्तार जो है उसको लागू किया जाए, उनकी विविधता को देखते हुए, है ना, क्योंकि हर जगह की जरूरतें अलग अलग हैं, हर जगह की पेंडेंसी अलग अलग है। तो जहां पे ज्यादा पेंडेंसी है वहां पे विविधता पे भी ध्यान दिया जाए और जजेस की संख्या पे भी ध्यान दिया जाए। तो ये कुछ सॉल्यूशंस है, शायद इन पे काम किया जाए तो ये निर्णय और बेहतर हो जाए। अभी के लिए तो ठीक लग रहा है। कुछ शब्दावलियां जो मेरे हर पीडीएफ में रहती हैं, मैं यूपीएससी के, स्टेट पीसीएस के या सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जोड़ देता हूं। आप प्लीज इनको पढ़ लीजिएगा मेरे टेलीग्राम से, इस पीडीएफ से। आप इन जो शब्दावलियां हैं इनको जरूर पढ़ लिया कीजिए। यूपीएससी कई बार सीधे सीधे स्टेटमेंट पूछ लेता है, इनको पॉइंट वाइज रूप में। एक प्रश्न है, प्रश्न यह है कि जब हम नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड एरिया की एनजेडीजी की बात करते हैं, इसमें से कौन सा कथन सही है? पहला, यह केवल उच्च न्यायालयों के आंकड़े दर्शाता है। दूसरा, यह देश भर की अदालतों में लंबित व निपटाए गए मामलों को ऑनलाइन डेटाबेस है। तीसरा, इसका संचालन विधि आयोग द्वारा किया जाता है। चौथा, यह केवल आपराधिक मामलों तक सीमित है। ABCD में से आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। जो मेरा पीडीएफ आपको प्राप्त होगा मेरे टेलीग्राम पे, टारगेट यूपीएससी बाय विकास सिंह पे, वहां पे इसका आंसर भी दिया होगा और उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी होगी। तो आप अभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देते जाइए। बाकी मैं बताता चाहूं कि हिंदी साहित्य का नया बैच शुरू हो रहा है। कब से? 18 जुलाई से। नाटक जो आपने पढ़े हैं, भारत दुर्दशा या अन्य नाटक, उन नाटकों से शुरू हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि मेरा कोड अगर इस्तेमाल करेंगे 18 जुलाई से पहले, तो आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट हो सकता है, जो हेवीली डिस्काउंटेड प्राइस है, उसमें आप बैच से जुड़ जाएंगे। अगर आप देखें तो 10,000 रुपए तक का आपको ऑफ मिल जाएगा हमारे ऑप्शनल बैचेस में। तो मेरा कोड विकास लाइव इस्तेमाल कीजिए। ध्यान रखिएगा, ये कल तक ये सेल चल रही है, कल के बाद आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा। कल तक जुड़ जाइए इस कोड को इस्तेमाल करके, एंड मेरा कोड इस्तेमाल करना ना भूलें। विकास लाइव हर जो प्रोडक्ट आप स्टडी IQ का लेते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको डिलीवर करेगा। बाकी मेरा टेलीग्राम है, टारगेट यूपीएससी बाय विकास सिंह। स्कैन करके यहां पे जुड़ जाना है, यहीं पे पीडीएफ मिलेगा, यहीं पे डिस्कशन होगा। हर वो चीज जो यूपीएससी को लेके मैं करता हूं, जैसे मैं कई बार अपने कोर्सेज के हैंड रिटन नोट्स शेयर कर देता हूं, वो यहीं पे आपको मिलेगा। बाकी इंस्टाग्राम पे भी जुड़ जाइए, यहां पे भी आपका स्वागत है। बाकी इस विषय पे आपकी राय क्या है? भारत का युवा क्या सोचता है? कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। क्या यह निर्णय वास्तविकता में तार्किक है या आपको कुछ लूप होल्स दिखते हैं? लूप होल्स का समाधान क्या हो सकता है? कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। बाकी आपके हर कमेंट का स्वागत है, मैं कमेंट्स को पढ़ता हूं। ऑल द वेरी बेस्ट, शुभकामनाएं। Study IQ IAS, making India smarter and better.